नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा, सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का किया अनावरण। यूपी में घुसपैठियों के वोटर लिस्ट में घुसने की आशंका, एटीएस ने निगमों स्थानीय निकायों से मांगा सफाई कर्मियों का डाटा। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 93वें संस्थापक सप्ताह समारोह का समापन 10 दिसंबर को होगा। सीएम योगी करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता। नशीला सिरप केस में विभागीय अधिकारियों पर कार्रवाई तय, जांच के घेरे में 5 सहायक आयुक्त और औषधि निरीक्षक की भूमिका। लखनऊ एयरपोर्ट पर इंडिगो की 26 उड़ानें रद्द, काउंटर पर लगी लंबी लाइन, मची अफरा तफरी। वोटरों के सत्यापन के लिए चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से मांगा सहयोग, आईएएस अधिकारी बने विशेष रोल प्रेक्षक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजधानी लखनऊ से अहम खबर है, सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई दी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बधाई दी है। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को मायावती ने बधाई दी है। उनके 79वें जन्मदिन पर हार्दिक बधाई। उनकी अच्छी सेहत के साथ लंबी उम्र की शुभकामनाएं बसपा प्रमुख मायावती के द्वारा दिया गया है। एक्स पर पोस्ट के माध्यम से बसपा प्रमुख मायावती ने सोनिया गांधी को उनके जन्म दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी है। 79वें जन्म दिवस के अवसर पर उनकी अच्छी सेहत और स्वास्थ्य के साथ ही लंबी उम्र की कामना से संबंधित शुभकामनाएं मायावती के द्वारा प्रेषित की गई। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को 79वें जन्म दिवस पर हार्दिक बधाई। उनकी अच्छी सेहत के साथ लंबी उम्र की शुभकामनाएं। उनके परिवार के सभी सदस्यों व उनके अनुयायियों को भी आज के दिन की हार्दिक बधाई। तो मायावती ने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से सोनिया गांधी को शुभकामनाएं दी। बसपा प्रमुख मायावती ने सोनिया गांधी के जन्मदिवस के अवसर पर उनको शुभकामनाएं दी। उनकी अच्छी सेहत, लंबी उम्र की कामना की। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली से अहम खबर है। एक दिवसीय दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एसआईआर को लेकर पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। गणना प्रपत्र फॉर्म समय से जमा करने के लिए समीक्षा करेंगे। बीजेपी पार्टी कार्यालय अटल भवन में की गई है बैठक। बीजेपी पार्टी कार्यालय अटल भवन में बैठक की गई। रायबरेली से अहम खबर। एक दिवसीय दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रायबरेली पहुंचे हैं। गणना प्रपत्र फॉर्म समय से जमा करने को लेकर समीक्षा बैठक ली है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने। बीजेपी पार्टी कार्यालय अटल भवन में ये समीक्षा बैठक की है। त्रिपुला चौराहे पर स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ गणना प्रपत्र को समय पर जमा करने की समीक्षा की। आज रायबरेली जनपद में एसआईआर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक समीक्षा बैठक का कार्यक्रम है। गणना प्रपत्र फार्म समय से जमा हो जाएं, अंतिम तिथि पास आ गई है और 100% सत्यापन के साथ जमा हो। हमारी प्राथमिकता है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप कोई भी घुसपैठिया अवैध मतदाता सूची में ना बचे और इसलिए हम सब कार्यकर्ता सभी जिलों में, सभी गांवों में, सभी बूथों पर जाकर इस प्रकार के कार्यक्रम को
तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। तो बीजेपी पार्टी कार्यालय भवन में बैठक की गई है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे। इस दौरान एसआईआर से संबंधित गणना प्रपत्र को समय से जमा करने संबंधित समीक्षा बैठक की है। और अगली खबर का रुख करेंगे। लखनऊ से अहम खबर है, संविदा चालक परिचालकों का मानदेय बढ़ा है। परिवहन निगम ने 14 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि की है। एनसीआर व उपनगरीय बस सेवा चालकों के मानदेय में वृद्धि की गई है। 10 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ा है मानदेय। 1 जनवरी 2026 से मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय। एक जनवरी 2026 से मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय। अश्विनी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, परिवहन निगम ने 14 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि की है। ये मानदेय 1 जनवरी 2026 से मिलेगा। एनसीआर व उपनगरीय बस सेवा चालकों के मानदेय में वृद्धि हुई, क्या कुछ अहम अपडेट? तो लखनऊ से अहम खबर, संविदा चालक परिचालकों के मानदेय को बढ़ाया गया है। हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा से उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। संविदा चालक परिचालकों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। एनसीआर व उपनगरीय बस सेवा चालकों के मानदेय में वृद्धि की गई। 1 जनवरी 2026 से मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय। परिवहन निगम ने 14 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि की है। एनसीआर व नगरीय बस सेवा चालकों की मानदेय में भी वृद्धि हुई है। तो संविदा चालक परिचालकों का मानदेय बढ़ाया गया। लखनऊ से अहम खबर, संविदा चालक और परिचालकों का मानदेय बढ़ाया गया है। एनसीआर व उपनगरीय बस सेवा चालकों के मानदेय में वृद्धि की गई है। साथ ही परिवहन निगम ने भी मानदेय को बढ़ाया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए अश्विनी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, परिवहन निगम ने मानदेय जो है चालक और परिचालकों के मानदेय में बढ़ोतरी की है। 1 जनवरी 2026 से मानदेय उनको उपलब्ध होगा, उनको मिलना शुरू हो जाएगा। क्या कुछ अहम जानकारी इस खबर को? बिल्कुल, अगर आपको जो परिवहन विभाग में आउटसोर्सिंग कर्मचारी, संविदा कर्मचारी काम कर रहे थे, वो लंबे समय से मांग कर रहे थे कि उनकी जो सैलरी है, तनख्वाह है, उनमें बढ़ोतरी की जाए। इनका जो रेशियो होता है सैलरी बढ़ाने का प्रति किलोमीटर के हिसाब से होता है, जिसके बाद लंबे गहन के बाद में आखिरकार अब जो परिवहन निगम है उसने एक बड़ा फैसला लिया, जिसके चलते 14 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से जो है संविदा कर्मचारी होंगे उनका जो है मानदेय बढ़ाया गया। साथ ही साथ एनसीआर व उपनगरीय बस सेवा चालक जो परिचालक हैं उनके मानदेय में बढ़ोतरी की गई है, जिससे 10 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से आज ये जो नई फायदा जो होगा इनको मिलेगा 1 जनवरी 2026। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी संविदा कर्मचारियों को मिलेगी। बिल्कुल अश्विनी, अगर बात करें 14% परिवहन निगम ने ये 14 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की। इसके अलावा एनसीआर व उपनगरीय जो बस सेवा चालकों के मानदेय में 10 पैसे प्रति किलोमीटर की ये जो बढ़ोतरी है, ये अतिरिक्त बढ़ोतरी है या 10 पैसे प्रति किलोमीटर ये बढ़ोतरी सामान्य बढ़ोतरी है? बिल्कुल बात करें तो ये अतिरिक्त बढ़ोतरी है, क्योंकि इनमें भी डिफरेंस इसलिए क्योंकि जो लंबे रूट के चालक परिचालक होते हैं उनको 14 प्रति किलोमीटर, जबकि उपनगरीय एनसीआर यानी इनको कम डिस्टेंस की दूरी तय करना होता है, तो इसमें इनके 10% की ही बढ़ोतरी की गई थी। बिल्कुल अश्विनी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो परिवहन निगम ने 14 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की है, जबकि एनसीआर क्षेत्र में 10 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। परिवहन निगम ने 14 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि की है। चालक और परिचालक जो संविदा कर्मी है उनको ये मानदेय 1 जनवरी 2026 से मिलेगा। एनसीआर व उपनगरीय बस सेवा चालकों के मानदेय में 10%, आपको बता दें 10 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि की गई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अहम खबर है, भाजपा नेता पर गुंडई का आरोप लगा है। रावतपुर थाना क्षेत्र में अक्सर करते हैं गुंडागर्दी। डायल 112 के पुलिसकर्मी के साथ भी अभद्रता की है।
पड़ोसियों ने बनाया वीडियो जिसको वायरल किया गया है। भाजपा नेता ने अपने आप को मंत्री का खास बताते हुए दबंगई की है। रावतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये पूरा मामला, पड़ोसियों ने बनाया वीडियो। तो भाजपा नेता अपने आप को मंत्री का खास बताता है। पड़ोसियों ने वीडियो बनाकर वायरल किया है और तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है भाजपा नेता पर गुंडाई का आरोप लगा है। रावतपुर थाना क्षेत्र में अक्सर गुंडागर्दी करने का आरोप लगा है। तो कानपुर से अहम खबर, भाजपा नेता पर गुंडाई का आरोप लगा है। रावतपुर क्षेत्र का यह मामला है जहां पर अक्सर गुंडागर्दी करने की बात इस भाजपा नेता पर लगते रहे हैं आरोप। डायल 112 के पुलिसकर्मी के साथ भी अभद्रता इस भाजपा नेता के द्वारा की गई। पड़ोसियों ने वीडियो बनाकर वायरल किया है। अपने आप मंत्री का खास बताकर लोगों से रुआब दिखाता, दबंगई करता ये नेता, कथित भाजपा नेता जो सामने आया है। तो भाजपा नेता पर गुंडाई का आरोप लगा है। कानपुर से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। रावतपुर थाना क्षेत्र में अक्सर गुंडागर्दी का आरोप लगा है। तो आसपास के लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल किया है। रावतपुर थाना क्षेत्र में अक्सर गुंडागर्दी के आरोप लगे। डायल 112 के पुलिसकर्मी के साथ भी अभद्रता का आरोप है। पड़ोसियों ने यह वीडियो बनाकर वायरल किया है। तो अपने आप को मंत्री का खास बताता है ये भाजपा नेता, जिस पर मारपीट, आपको बता दें, जिस पर गुंडागर्दी के आरोप लगे हैं। आप गुंडागर्दी के आरोप लगे हैं और अक्सर ये रावतपुर थाना क्षेत्र में अक्सर गुंडागर्दी के आरोप लोगों के द्वारा भाजपा नेता पर लगाए गए हैं। और इस बीच सीधे आपको लिए चलते हैं राज्यसभा की कार्रवाई में, जहां पर वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है। सीधे आपको दिखा रहे हैं। को राष्ट्र के पुनर्निर्माण एक प्रकार से आधार भी बनाएगी। माननीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने 7 नवंबर 1875 को वंदे की रचना उनकी सार्वजनिक हुई। यह दिन कार्तिक शुक्ल नवमी का था। अक्सर नवमी या जगदात्री पूजा रूप में यह दिन मनाया जाता है। और जब रचना की तब शुरू में कुछ लोगों को लगा कि एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति है, परंतु देखते 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 वंदे मातरम का एक गीत देशभक्ति, त्याग और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बन गया, जिसने हमारे आजादी के आंदोलन का रास्ता प्रशस्त किया। और कब वंदे मातरम की रचना हुई? वंदे मातरम रचना की पृष्ठभूमि हम सब ने जरूर याद करी है। उसकी पृष्ठभूमि में सदियों तक इस्लामी आक्रमण को झेलकर इस देश की संस्कृति और इस देश का इतिहास झंझोड़ने का काम, वीण वीण करने का काम हुआ था। उसके बाद अंग्रेजों ने अपने शासन के काल में, भारत के गुलामी के काल में एक नई सभ्यता, एक नई संस्कृति हमें थोपने का प्रयास किया था। और उस वक्त ये वंदे मातरम का रचना बंकिम बाबा ने की। और वो रचना के अंदर बहुत बारीकी से जो हमारी मूल सभ्यता थी, हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था, देश को माता के रूप में कल्पना कर कर, देश की माता के रूप में जो कल्पना की, इसकी आराधना करने की परंपरा थी, उसको उन्होंने पुनः प्रस्तापित किया था। और इसीलिए ये गीत देखते देखते कोई प्रचार के बगैर, उस वक्त ना सोशल मीडिया था, ना प्रचार के कोई साधन थे, उल्टा जो सरकार थी वो तो उसको रोकना चाहती थी, प्रतिबंध लगाती थी। वंदे मातरम बोलने वालों पर कोड़े बरसाए जाते थे, जय
में डाल जाते थे, फिर भी वो सारे प्रतिबंधों को पार कर हर व्यक्ति के मन को भी छुआ, आत्मा को भी छुआ और अनेक प्रताड़नाएं झेलते हुए भी वंदे मातरम कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैल गया। मान्यवर, ये एक प्रकार से भारत के संस्कृति के प्रति श्रद्धा रखने वाले सभी लोगों का पुनः जागरण का मंत्र बन गया। गुलामी के कालखंड में कई मंदिर, विश्वविद्यालय, कला केंद्र, हमारी कृषि व्यवस्था है, हमारी शिक्षा व्यवस्था, कई सारी लाइब्रेरी अस्त व्यस्त हो गई, तोड़ दी गई, शीर्ण वीर्ण कर दी गई। पर हमारी संस्कृति, उसके भाव को हमारे जनमानस से कोई नहीं मिला, मगर एक जरूरत थी वो भाव को जागरूक करने की और वो भाव को पुनः संगठित करने की। उसी वक्त बंकिम बाबू ने वंदे मातरम की रचना की और देखते देखते वंदे मातरम का नारा अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में ट्रैवल कर गया मान्यवर, और अंडमान निकोबार की जेलों तक पहुंच गया। उसको ना अंग्रेज रोक सके, ना अंग्रेजों की सभ्यता को स्वीकारने वाले लोग रोक सके। मान्यवर, वंदे मातरम ने एक ऐसे राष्ट्र को जागरूक किया जो अपनी दिव्य शक्ति को भुला चुका था। राष्ट्र की आत्मा को जागरूक करने का काम वंदे मातरम ने किया। यह इसीलिए महर्षि अरविंद ने कहा, वंदे मातरम भारत के पुनर्जन्म का मंत्र है। श्री अरविंद का ये वाक्य, इसका गर्भित अर्थ वो वंदे मातरम की महत्ता को बताता है। मान्यवर, अरविंद घोष ने यह भी कहा कि देश को एक ऐसे मंत्र की आवश्यकता थी और ईश्वर ने उसे साकार करने के लिए ही बंकिम बाबू को इस भूमि पर भेजा था। श्री अरविंद का वंदे मातरम के लिए भाव बच्चे बच्चे के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया और हमारे आजादी का नारा बन गया। धन्यवाद। हमारे देश को जो लोग समझते हैं, लोग जो जानते हैं, वो सभी लोगों को मालूम है कि हमारा देश पूरी दुनिया में एक प्रकार से अनूठा देश है। दुनिया के कई देशों की रचना अधिनियमों से हुई, कहीं युद्धों के कारण हुई, कहीं युद्ध के बाद संधि के कारण हुई। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमाएं कोई अधिनियम से तय नहीं की है। हमारे देश की सीमाएं हमारी संस्कृति ने तय की है और संस्कृति ने इस भारत को जोड़ कर रखा है। और इसीलिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो कंसेप्ट था, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के कंसेप्ट को, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचार को सबसे पहले गुलामी के कालखंड में जागरूक करने का काम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने किया। हम पूरे देश को एक बार फिर से देखें तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमारे देश को जोड़ने वाला मंत्र हमारी संस्कृति है। हमारे देश को जोड़ने वाली, एक रखने वाला मंत्र हमारी संस्कृति है। और इसी के कारण वंदे मातरम का जो उद्घोष हुआ, उसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सिद्धांत को पहली बार एस्टैब्लिश करने का काम किया। जब अंग्रेजों ने वंदे मातरम पर कई सारे प्रतिबंध लगाए, तब बंकिम बाबू ने एक पत्र में लिखा था, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरे सभी साहित्य को गंगा जी में बहा दिया जाए। यह मंत्र वंदे मातरम अनंत काल तक जीवित रहेगा। यह एक महान गान होगा और लोगों के हृदय को जीत लेगा और भारत के पुनर्निर्माण का ये मंत्र बनेगा। आज हम देख रहे हैं कि बंकिम बाबू के वो शब्द सच हुए हैं। भले देश से ही सही, ये पूरा राष्ट्र आज सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की परिकल्पना को स्वीकार कर आगे बढ़ रहा है। और मान्यवर, हम सब जो भारत माता की संतान हैं, वो मानते हैं
कि ये देश कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, वो उसको हम मां के रूप में देखते हैं और उसका भक्ति गान भी करते हैं, और वो भक्ति गान की अभिव्यक्ति ही वंदे मातरम। मान्यवर, आज मैं सदन में जब ये चर्चा हो रही है तब बताना चाहता हूं, वंदे मातरम की रचना में हमारे जीवन में देश की, भारत माता की कल्पना का जो योगदान है उसको बहुत अच्छे तरीके से भावना के साथ वर्णन किया है। जल, फल और समृद्धि तीनों की दायिनी भारत माता को बताया गया। शोभित पुष्प से मन को प्रफुल्लित करने वाली भी भारत माता को बताया गया। सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, ये तीनों का जो स्वरूप है वो भारत माता है। एक प्रकार से हमारा समृद्धि, हमारी सुरक्षा, हमारा ज्ञान, हमारा विज्ञान, ये सब भारत माँ की ही कृपा है और उसकी आराधना से ही प्राप्त हो सकता है। इतना बड़ा एक संकल्प बंकिम बाबू ने रखा। दुर्गा की वीरता, लक्ष्मी की संपन्नता और सरस्वती की मेघा, ये तीनों हमें भारत माँ की कृपा ही दे सकती है, या मिट्टी ही दे सकती है। इसीलिए इसको बार बार प्रणाम करना चाहिए, माँ को प्रणाम करना चाहिए। मान्यवर, एक प्रकार से जिसकी उद्घोषणा 150 साल पहले बंकिम बाबू ने की, ये विचार तो चिर पुरातन है। रामायण के अंदर प्रभु श्री राम ने भी जब उनको सलाह दी गई कि इतनी वैभवशाली लंका है, आप लंका जीत ही लिए हो, तब अयोध्या जाकर क्या करना है, यहीं रह जाते हैं। तब उन्होंने कहा कि माता और मातृभूमि ईश्वर से भी बड़ी होती है, मैं माता और मातृभूमि का ध्यान करूं। मातृभूमि के महिमा मंडन प्रभु श्री राम ने भी किया। मातृभूमि का महिमा मंडन आचार्य शंकर ने भी किया और मातृभूमि का महिमा मंडन आचार्य चाणक्य ने भी किया। ये सभी ने समय समय पर हमारे अस्तित्व को मातृभूमि के साथ जोड़ने का काम किया। मातृभूमि ही हमें पहचान देती है, वो ही हमें भाषा देती है, वो ही सभ्य जीवन जीने की संस्कृति आधार बनाती है, और वो ही हमारे जीवन को ऊपर उठाने का अवसर देती है। इसलिए मातृभूमि से ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। ये भाव जो चिर पुरातन भाव था, उसको बंकिम बाबू ने पुनर्जीवित किया, और वो घनघोर रात्रि जैसे गुलामी के कालखंड के अंदर जैसे एक बिजली प्रकाश फैला देती है, उसी प्रकार से वंदे मातरम के गान ने घनघोर अंधेरे के अंदर, जन जन के अंदर गुलामी की मानसिकता छोड़कर आजादी की प्राप्ति, स्वराज की प्राप्ति का एक जोश जगाने का काम किया। मानवर, महर्षि अरविंद ने वंदे मातरम को गीत नहीं, हमारी आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक माना। उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों प्रकार से वंदे मातरम भारत की शक्ति को जगाता है। स्थूल शरीर, वंदे मातरम का उच्चारण हमारी शरीर में शक्ति और उत्साह भरता है। राष्ट्रभक्ति की क्रिया प्रक्रिया शक्ति को जगाती है। सूक्ष्म शरीर हमारे भावनाएं, हमारे विचारों को वो शुद्ध करता है और हमारी चेतना को वो जागरूक करता है। और कारण आध्यात्मिक शरीर में भी उन्होंने कहा कि बंकिम बाबू एक ऋषि चेतना से प्राप्त मेघा से ही वंदे मातरम की रचना की है। और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कहा, ये गीत केवल देशभक्ति की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि भारत माता की दिव्य शक्ति का आह्वान है। भारत की मूल चेतना, सनातन शक्ति, उसको पुनर्जीवित करने का ये वंदे मातरम मंत्र है। और इसीलिए आजादी के वक्त
सभी हमारे नेताओं ने वंदे मातरम को आजादी के आंदोलन का आधार बनाने का काम किया। कई सारे हमारे आजादी के संग्राम के सेनानी जिनको अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाया, इस सब में एक चीज सामान्य निकल कर आती है, तो फांसी के तख्ते पर चढ़ते चढ़ते जो शहीद अंतिम शब्द बोले वो सभी के मुंह से वंदे मातरम ही निकला। स्वदेशी का आह्वान करना हो, विदेशी माल का बहिष्कार करना हो, राष्ट्रीय शिक्षा का आह्वान जगाना हो, हर वक्त राष्ट्रभक्ति जगाते वक्त वंदे मातरम का उद्घोष इस देश ने सुना भी, इस देश ने महसूस भी किया। पंजाब के गदर आंदोलन में वंदे मातरम के शीर्षक से कई पर्चे बांटे गए। महाराष्ट्र में वंदे मातरम के विशेष अंक गणपति और शिवाजी उत्सव में बांटे जाते थे। तमिलनाडु में सुब्रमण्यम भारती जी ने तमिल अनुवाद कर हिंद महासागर को भी क्रांति की चेतना से आंदोलित कर दिया था। मान्यवर 1907 में कलकत्ता में वंदे मातरम नाम का एक अंग्रेजी अखबार शुरू हुआ, जिसके संपादक महर्षि अरविंद। ब्रिटिश सरकार ने उसको सबसे खतरनाक राष्ट्रवादी पत्र माना। वो राष्ट्रवादी भी कहते थे और खतरनाक भी कहते थे। और श्री अरविंद पर राजद्रोह का मुकदमा भी चला और उनको सजा भी गई। अंततोगत्वा उसको प्रतिबंधित कर दिया। मान्यवर कांग्रेस के अधिवेशनों ने भी वंदे मातरम के महिमा मंडन को, वंदे मातरम के गान को गाया। 1896 में गुरुवर टैगोर ने कांग्रेस अधिवेशन में इसको पहली बार सार्वजनिक रूप से गाया। 1905 में वाराणसी अधिवेशन में महान कवियत्री गायिका सरला देवी चौधरानी ने पूर्ण वंदे मातरम का गायन किया। और फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए केयर इंडिया। लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।